हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं औद्योगिक महत्व के बहुलक। ये बहुलक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे पॉलीथीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। औद्योगिक महत्व में क्या मतलब है कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जब उनको यूज़ करते हैं, औद्योगिक स्तर पर जब वो बनाए जाते हैं तो उसे औद्योगिक महत्व के बहुलक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुलक जो यूज़ किए जाते हैं उनको औद्योगिक स्तर के बहुलक कहते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है पॉलीथीन। पॉलीथीन हम कई जगह पे यूज़ करते हैं और इसके लिए हमने हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन भी पढ़े थे। उन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? लो डेंसिटी, एल से लो डेंसिटी पॉलीएथीन, और एक है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन जो होते हैं वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, यानी कि उसमें जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, जैसे हमने पॉलीथीन पढ़ा था तो वो क्या था, योगात्मक अभिक्रियाओं से बन रहे थे। तो योगात्मक में भी कौन सी, जो मुक्त मूलक से बनने वाली, हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक आयनिक और एक मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया से लो डेंसिटी पॉलीएथीन बनते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। एक बताया था आपने, जैसे वर्गीकरण में पढ़ा था, एक तो ताप सुगठते थे, है ना। दो तरह के हमने टेम्परेचर पे बेस्ड देखे थे। एक पे टेम्परेचर जब वो दिया जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, और एक में जब हम एक बार बना देते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, ताप का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी उसमें टेम्परेचर होता है एक। तो जैसे इसमें 110 से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और अधिक ताप पर ना, अधिक TN ताप, अधिक ताप पर CCl4 में ये सॉल्युबल है। जब इसको टेम्परेचर को बढ़ाया जाए अगर इसका, तो CCl4 में ये सॉल्युबल होते हैं, विलय होते हैं। और कहाँ उपयोग होता है? पैकिंग में, एग्रीकल्चर के जो कृषि के जो पाइप होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। और भी कई एग्जाम्पल है, उपयोग और भी बहुत सारी जगह पे होता है, आप देखिएगा बुक में। नेक्स्ट जो है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथीन एक उत्प्रेरक, जैसे मुक्त मूलक जो होता है वो आपने उत्प्रेरक लिया था, जैसे परऑक्साइड। परऑक्साइड जब हम उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं तब वहाँ पे मुक्त मूलक क्रियाविधि चलती है। ऐसे ही जब हाई डेंसिटी पॉलीएथीन जब बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक यूज़ किया जाता है। ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक साइंटिस्ट के नाम पे, एक साइंटिस्ट थे जिगलर से नाम से और एक नाटा के नाम से, जो साइंटिस्ट थे उनका सरनेम था नाटा, तो उसके नाम पर ये कैटलिस्ट बना है। ये मिश्रण होता है, एक TiCl4 और AlC2H5 होल ट्वाइस, ये दोनों मिलकर एक उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। दोनों का मिश्रण होता है जिसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 144 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कम था और इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसकी तनन, कठोरता और विलायक के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इनके कंपैरिजन इसमें ज़्यादा होती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिया है PVC, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। पॉलीवाइलिन क्लोराइड ये भी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण का एग्जाम्पल है। चमकीला होता है, कठोर होता है, अल्कोहल है, पानी है, सब में ये विलय होता है। कार्बनिक विलायक में अविलय होता है अल्कोहल, पानी, है ना। और पानी जो होता है वो ध्रुवीय विलायक में आ गया, और बाकी के जो कार्बनिक विलायक है जैसे टोलुइन है, बेंजीन है, इन सब में ये क्या होता है, अविलय, यानी कि ये न तो ध्रुवीय में है घुल रहा है और न ही जो अध्रुवीय उसमें घुल रहा है। लेकिन जब कीटोन और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड युक्त विलयन है, या फिर इन्हीं के जो सॉल्यूशन है, या यही ले ले कीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के विलायक में ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। दूसरे अल्कोहल, पानी और कार्बनिक विलायकों में तो अविलय होते हैं, लेकिन एसीटोन में घोल सकते हैं, जैसे जिसमें भी कीटोनिक समूह होता है उसमें इसको घोला जा सकता है, CH2 में इसको घोला जा सकता है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल,
पॉलीएस्टर बॉन्ड जब मैंने बताए थे, जब बॉन्ड वाले बताए थे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बताया था, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीएस्टर बॉन्ड, तब मैंने ये बताया था कि एक उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए और एक अल्कोहल होना चाहिए। कि ऐसे हम 3 प्रकार के इसमें ले सकते हैं, जिसमें एक जो मोनोमर हो, जैसे 2 अलग अलग प्रकार के मोनोमर है, उसमें एक जो मोनोमर हो उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक ही मोनोमर के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और दूसरा जो प्रकार का मोनोमर ले रहे हैं उसमें भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। जैसे मैंने ये लिया है RCOOH और इधर भी RCOOH। अब इसके बाद जो मैं ले रही हूँ, इसी देखिए ये जो मोनोमर है इसी में क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरह से मैं दूसरा जो हाइड्रोक्सी ले रही हूँ उसमें क्या है, यहाँ पर ये मैंने 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये जो है इसका H और इसका OH, यहाँ से निकल गया एक वाटर मॉलिक्यूल। कौन सी क्रिया हो रही है, संघनन बहुलीकरण, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ से इसी तरह से यहाँ का H और जो दूसरा हम अल्कोहल लेंगे इस साइड उसका OH, इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बता देती हूँ, ये है CORCOO, फिर क्या आ गया R, ये क्या होता है, एस्टर होता है, और यहाँ पर फिर से ये बॉन्डेड, क्योंकि OH अगले मॉलिक्यूल से के साथ निकल जाएगा। तो ये तो हुआ एक प्रकार का, जिसमें ऐसे मोनोमर हो जिसमें एक मोनोमर तो क्या हो, डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हो, और दूसरा जो मोनोमर हो उसमें दोनों क्रियात्मक समूह क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, यानी अल्कोहलिक ग्रुप हो। इसी तरह से दूसरा जो देखते हैं, एक में एस्टर और एक में क्या हो, OH हो, ठीक है, 2 OH ग्रुप हो। जैसे ये बार लिया था, इसी को ले लेते हैं वापस, ये 2 OH ग्रुप वाला एस्टर, जिसे हम कार्बोक्सिलिक जैसे हम केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के करते हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के व्युत्पन्न जो होते हैं उनमें भी होती है। जैसे कार्बोक्सिलिक के व्युत्पन्न कैसे, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बन रहे हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बन रहे हैं। जैसे यहाँ से ये मैंने लिया है एक COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें से अगर मैं एक H रिप्लेस करके इसके जगह पे R लगा देती हूँ तो ये बन जाता है एस्टर। इसी तरह से अगर मैं OH रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ पर COCl, OH रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया, तो ये बन गया अम्ल क्लोराइड। इसी तरह से होता है एनहाइड्राइड, जब हम 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है एनहाइड्राइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एनहाइड्राइड को, CO होल ट्वाइस और O, ठीक है, CO होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस हो गया और ये एक सिंगल O बचा, ये इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, जिसके साथ भी ये जुड़ा होता है। ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे इसको और डिटेल में समझाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन करी वैसे ही इसमें होगा, लेकिन वहाँ जो निकल रहा था एक सरल मॉलिक्यूल, वो क्या निकल रहा था, अल्कोहल निकल रहा था। जब हम एस्टर लेते हैं तो यहाँ पर सरल मॉलिक्यूल, जब हमने इसमें लिया था तब क्या निकल रहा था, तब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, और जब हम एस्टर लेते हैं तो एक सरल मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है, अल्कोहल निकल जाता है। जैसे इसको लिखते हैं COOR, ऐसे 2 मैंने लिए हैं, यहाँ पर R लिख देती हूँ और ये है ROOC, ठीक है। तो जैसे हमने उसका OH लिया था, उसका H लिया था और इसका OH लिया था, अल्कोहल वाले का क्या लिया था, OH, तो यहाँ से OH और यहाँ से ROH निकल गया, यानी अल्कोहल निकल दिया, और यहाँ भी इसी तरह से ये निकल जाएगा R और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल का OH। इसी तरह से ये OH भी दूसरा जो एस्टर वाला है उसके साथ निकल जाएगा। तो सेंटर में हमारा ये जब ROH निकल जाता है तो ये क्या बन गया अपना COO और ये R, ये बन गया एस्टर बॉन्ड।
क्या है ये? एस्टर बॉन्ड। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बताते हैं केमिकल रिएक्शन, वैसे ही उसके व्युत्पन्न बताते हैं। इसी तरह से जब हम लेते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एसिड नाम से समझ में आया, डाईहाइड्रोक्सी एसिड। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन चेन में, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसी के साथ एक दूसरा क्रियात्मक समूह अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं? एक को मुख्य मानते हैं और दूसरे को प्रतिस्थापी मानते हैं। तो जो मुख्य मानते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? उसका अनुलग्न के रूप में बोला जाता है, और जिसको हम प्रतिस्थापी मानते हैं उसको हम किसके रूप में? पूर्वलग्न के रूप में। तो हाइड्रोक्सी OH को हम हाइड्रोक्सी कब बोलते हैं? जब वो प्रतिस्थापी के रूप में हो, यानी कि जब कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट हो और OH भी प्रेजेंट हो, तो OH को ऑल ना देकर, अल्कोहल ना बोलकर क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा मोनोमर जिसमें COOH ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी हो, तो ऐसा मोनोमर लेते हैं, उससे भी क्या होता है? एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। कैसे? जैसे हमने इस सिरे पर कार्बोक्सिलिक लिया है, तो अगला जो मॉलिक्यूल यही वाला ले रही हूँ, मोनोमर जो यही ले रही हूँ, तो उसका OH मैं इस साइड रखूँगी। तो इसको जब हम ज्वाइंट करते हैं तो ये सेम मोनोमर है और ये क्या हो जाएगा? ये COOH। ठीक है, ऐसे कैसे एक मोनोमर मैंने इधर लिख दिया। ऐसे ही जब मैं इस तरफ लिखूंगी तो यहाँ पर OH है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी कि COOH इसके पास आए, तो COOH R और यहाँ पर O। तो कैसे लिख सकते हैं हम? ये यहाँ प्लस लगाया, क्या करना है? वही चीज़ आपको HOH निकाल दिया, ये बन गया RCOO और R। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बन गया। इसी तरह से यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये RCOO, फिर दूसरे का साथ क्या आ जाएगा? R आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है और इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, देखिएगा बुक में। इसके बाद हम जो दूसरा देखते हैं वो है टेरिलीन। टेरिलीन पहले बताया हुआ है टरथैलिक एसिड। ठीक है, एक उसमें क्या लिया है हमने? मोनोमर टरथैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड जब दोनों 1,4 पोजीशन पे जॉइंट होते हैं, और दूसरा लिया है एथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें 2 OH ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बना रहे, तो यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड बनेगा। अब इसमें भी आपको वही करना है कि यहाँ से H लेना है और यहाँ से OH लेना है और जॉइंट कर देना है। ऐसे ही इसका OH अगले मॉलिक्यूल के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 ये बॉन्ड बन गया। इसके N मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, तो यहाँ से OH और H निकल गया। अब ये किससे बॉन्डेज हो गया? OOC। फिर आ गई बेंजीन रिंग। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा? COO। अब H क्या हो जाएगा? दूसरा जो मॉलिक्यूल का OH उसके साथ निकाल के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये हम इसको N लिख देते हैं। ये टरथैलिक अम्ल पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट है नायलॉन 6। पहले आपने नायलॉन 6 पढ़ा था। औद्योगिक महत्व में नायलॉन 6 भी है। इन सब के मैंने अभी वो नहीं बताया, इसके जो हम उपयोग में लेते हैं कि उपयोग में हम कहाँ कहाँ लेते हैं। जैसे टेरिलीन है, टेरिलीन मोस्टली जैसे आपने टेरिकॉट के धागे सुने होंगे, कपड़े सुने होंगे। ठीक है, तो वहाँ रेशे बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, उन सब में क्या होता है? टेरिलीन काम में लिया जाता है। ऐसे ही नायलॉन 6 के भी उपयोग है। जैसे हमारे जो ब्रश हम यूज़ करते हैं, सुबह उठ के हम ब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो ब्रिसल्स भी किसके बनते हैं? नायलॉन 6 के। इसका मोनोमर जो है वो है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? 6 कार्बन होते हैं। आप चाहो तो थोड़ा बुक में थोड़ा सा इस तरह से, नहीं तो आपको बेंजीन रिंग बनानी आती है। ऐसे ले लिया हमने, ये
अब इस बेंजीन रिंग को यहाँ से ब्रेक करना है और इसमें NH जोड़ना है, क्योंकि जैसे हम नाइलॉन 6,6 में हमने देखा था कि वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहे थे, तो इसमें ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, इस जगह पे कार्बन है, तो CONH बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, CONH बॉन्ड को। तो इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? NH। यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ये ब्रेक हो रही है रिंग, और इसी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? NH जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये जो बन रहा है ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 और ये एक यहाँ पे 6 होता है, क्योंकि ये जो रिंग है ये आपको कैसे करनी? ऐसे बनानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, इसको ऐसे वापस बनाती हूँ। ये जो रिंग है ये आपको बेंजीन रिंग जैसे तो आपको बनानी है। ठीक है, अब इस रिंग को आप जब बना रहे हो तो यहाँ से ये रिंग बनाई, अब आप इसको ज्वाइन करते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे, मतलब एक कार्बन यहाँ पर भी हो और यहाँ NH। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये वाला है यहाँ पे 6, इसको फिर यहाँ से बेंड कर दो। ठीक है, ये है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का भी कई जगह पे यूज़ होता है। तो ये सब औद्योगिक महत्व के, इसी तरह से नायलॉन 6,6 भी हम कई जगह पे काम में लेते हैं। तो और जो भी हैं पॉलीमर जो औद्योगिक स्तर पे हम काम में लेते हैं, वो उनके गुणधर्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ आप देखिए उसमें क्या क्या लिखी है और उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। बेकेलाइट मैंने पहले बताया था, बेकेलाइट जैसे कुकर के हैंडल है, हम जो पैन यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं, जिससे हमको वो चीज़ गरम, बर्तन गरम नहीं दिखता, तो वो जो ब्लैक कलर के हैंडल्स होते हैं वो किसके बनते हैं? बेकेलाइट्स के बनते हैं। तो बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इसके दो मोनोमर कौन कौन से हैं? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इसको अम्ल और क्षार उत्प्रेरित रिएक्शन है, ये अम्ल और क्षार की प्रेजेंस में ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH2OH लिख सकते हैं, CH2OH। जब ये आपस में अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो इसका ऑर्थो और पैरा समअवयवी प्राप्त होता है। ऑर्थो पैरा, जैसे यहाँ पर लगा दिया CH2OH, ये बेंजीन की ये फिनॉल, और फिनॉल के साथ जब मैं CH2OH को यहाँ पर बॉन्डेड करती हूँ, ठीक है, CH2O है, लेकिन मैंने यहाँ पर CH2OH लिखा है। ठीक है, एक तो ये समअवयवी बनता है और एक बनता है CH2 यहाँ पर OH और एक पैरा पोजीशन पे CH2OH लगा देते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड में जब हमने देखा तो फॉर्मूला तो था CH2O, लेकिन जब मैंने इस बेंजीन रिंग के साथ इसको जॉइंट करा तब मैंने यहाँ पे लिखा CH2OH। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम CH2OH इसमें जॉइंट करते हैं, यानी इसमें ऐड होता है, योग होता है, संगणन बहुलीकरण का एग्जाम्पल है ये, तो जब इस रिंग से ये ये जो CH2O है, जैसे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ा, तो ऑर्थो पोजीशन पे जब ये कार्बन जॉइंट होगा तो इस पोजीशन पे कार्बन और हाइड्रोजन है, हर पोजीशन पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा वो वहाँ से हटा और वो हाइड्रोजन क्या हो गया? CH2OH, ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। ऐसे ही जब वो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन CH2O के साथ जुड़कर CH2OH बनाता। ये देखिए कैसे, ये यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ निकला। अब ये जो ऑर्थो वाली पोजीशन है ये तो बन गए, ये इसकी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब ये क्या होता है? ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैंने इसको जोड़ा, ऑर्थो पोजीशन के फिनॉल, ये जोड़ती हूँ मैं,
यहाँ पे था CH2OH, ठीक है। इसके ले लिया हमने N मॉलिक्यूल। मैं 2 मॉलिक्यूल को जोड़ के बताती हूँ। सपोज मैंने एक और ये ले लिया OH CH2OH, ये लिया है। अब वैसे तो N मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल को ऐड करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब जॉइंट होंगे तो इसका OH और ये इस रिंग से जुड़ेगा उसका H, इसका OH और इस रिंग से जो ये जॉइंट होगा उसका H, यहाँ से जॉइंट हुआ जैसे, तो यहाँ से H निकलेगा, तो वो H मिलकर क्या हो जाएगा H2O। तो ये क्या बन जाएगा, ये फिनॉल, और यहाँ पे CH2 से ये फिनॉल के साथ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ये CH2, ये OH और यहाँ ये CH2 के साथ ऐड हो गए। यहाँ का OH था और इस जगह का क्या था H, दोनों मिलकर H2O बना दिया। ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता गया तो एक रेखिक, एक चैन बन जाएगी। रेखिक बहुलक पढ़ा था हमने। ये जो रेखिक जो चेन बनी है, ये जो पॉलीमर बना है, इसका कौन सा हमने लिया है, ऑर्थो का, ठीक है। ये जो बना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, नोवेलेक। क्या बोल रहे हैं, नोवेलेक। अब नोवेलेक का फिर से पॉलीमराइजेशन, ये तो हमने ज्वाइंट करा था ऑर्थो वालों को। अब हम पैरा जो हमारा एक समावेवी और बना था, इसको भी ज्वाइंट करते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, ये CH2OH इसका है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से मैंने नोवेलेक बना दिया। अब ये जो नोवेलेक है इसमें पैरा वाला, ये पैरा वाला था, ये ऑर्थो वाला को तो इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। फिर जो पैरा समावेवी है, अब आप देखिए इसको मैं उल्टा स्ट्रक्चर लिखती हूँ, यानी मैं क्या करूँ, CH2OH को ऊपर लिख लेती हूँ और इसको OH को नीचे लिख लेती हूँ। इसका उल्टा करा। तो अब जब ये इनसे ज्वाइंट होगा तो इस पोजीशन पे यहाँ पर है CH2OH और इधर है ये फिनॉल, ठीक है। अब इस जैसे हमने इसको ज्वाइंट करा था, ऐसे यहाँ से ये ज्वाइंट होता है। कैसे, यहाँ से इस जगह से H रिप्लेस हुआ और इसका OH, OH यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो CH2 है ये इन दोनों रिंग से बॉन्डेड हो जाएगा। वापस देखिए, जैसे हमने इसको ज्वाइंट करा था ऑर्थो वालों को, अब पैरा वाला इस तरह से ज्वाइंट कर रहे हैं कि इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये CH2 था, ये जो H है ये इस CH2 के साथ बॉन्डेड हो जाएगा जैसे हमने इसको करा था, और इसका OH हमने निकाला था, और ये H और ये OH मिलकर क्या निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसी तरह से आगे भी हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक क्रॉस लिंक बन जाता है कि पहले तो ऐसी रेखिक बनी श्रृंखला, फिर उसमें शाखा आई, फिर हमने दूसरी रेखिक को लिया और फिर इन शाखा को ज्वाइंट कर दिया। तो ऐसा जाल जैसा त्रिअंगबद्ध स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, उसे कहते हैं बैकेलाइट। इसी तरह से आगे वाले कार्बन को भी हम ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। जैसे हमने पहले कार्बन को ज्वाइंट करा, वैसे ही अब मैं दूसरे कार्बन को भी इसी तरह से ज्वाइंट कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे जोड़ दिया CH2, ये CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है। तो ऐसे इसको भी मैं यहाँ पे जोड़ के बता देती हूँ कि ये हो गया CH2OH। ऐसे ही यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोलते हैं बैकेलाइट। पहले क्या बना, नोवेलेक, और नोवेलेक का वापस उसमें जब त्रिएक बॉन्ड बना, पहले रेखिक जो बहुलक बना किसका, फिनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया करते हैं, तब उसमें पहले नोवेलेक का निर्माण होता है। कैसे होता है, पहले ऑर्थो और पैरा समावेवी बनेंगे इसके, और उन समावेवियों से नोवेलेक का निर्माण होगा और
और नवोलक के वापस नवोलक का जो निर्माण हुआ वो रेखिक बहुलक हुआ। रेखिक बहुलक में और ब्रांच आ जाती है और ये सारी ब्रांच जो बहुलक बने हैं वो आपस में क्रॉस लिंक होकर बैकेलाइट का निर्माण करती है। बैकेलाइट इस तरह से निर्मित होता है। आगे हम पढ़ते हैं जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत जैसे आपको पता है कि कुछ पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन के लिए कहा जाता है कि पॉलीथीन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे। क्यों? क्योंकि उसका अपघटन नहीं हो पाता है। पॉलीथीन जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे हम उसको कितने भी दिन तक मिट्टी में दबा के रखें तो वो एज इट इज़ रहेगी। इसलिए पॉलीथीन पे बैन भी लग गया क्योंकि उसका निम्नीकरण नहीं होता, उसका अपघटन नहीं होता है। उसका अपघटन हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन उसका अपघटन नहीं होता इसलिए वो पॉल्यूशन करती है। इसलिए कुछ ऐसे पॉलीमर बनाए जाते हैं जिससे पॉल्यूशन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? निम्नीकृत बहुलक। ठीक है। कुछ है जैव बहुलक। जैव बहुलक जो ऐसे बहुलक होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। जैव बहुलक क्या होते हैं? ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं और हमको कहाँ से मिलते हैं? जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जैसे वृद्धि विकास के लिए। न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे प्रकार के बहुलक हैं जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों आते हैं, इसमें केवल प्राकृतिक आते हैं। यहाँ प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होते हैं। इनमें ये होता है कि जो पॉलीमर है उन पॉलीमर को अपघटन हो सकता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं। उदाहरण है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। अजैव निम्नीकृत बहुलक जिनका अपघटन नहीं हो सकता, ऐसे बहुलक क्या होते हैं? अजैव निम्नीकृत। जैसे मैंने अभी पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बैकेलाइट एग्जाम्पल है जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता, जिनका अपघटन नहीं हो सकता, वो अजैव निम्नीकृत। तो जिनका अपघटन नहीं होता उनको अपघटित करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इनसे ऐसे कुछ बहुलकों का निर्माण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है जिसका निम्नीकरण हो सके। तो उनमें से कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। इनमें से मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर मैंने रिंग को ब्रेक करके, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये O, ये O, फिर इस C से यहाँ पर CH2 होता, लेकिन एक H से यहाँ पर क्या हो रहा है? CH3 जुड़ रहा है। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन जब हम बनाते हैं तो हर एक पोजीशन पे क्या होता है? CH2 होता है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी CH2 होना चाहिए, बेंजीन में CH होता है, लेकिन उसके एक H रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या आ गया? CH3, इसलिए ये CH से CH3 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे C है और इस C से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन नहीं, इसी कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, एक तो डबल बॉन्ड जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है। तो ये इतना स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ से ये, यहाँ से लिया था हमने, यहाँ से यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह से ये दूसरा स्ट्रक्चर, तो ये आपस में इतना हुआ। फिर यहाँ से ये ऐसे दूसरे इसी तरह के मॉलिक्यूल्स इस पर जुड़ते चले जाते हैं, मोनोमर, तो ये एक पॉलीमर का निर्माण होता है। ठीक। दूसरा लिया है पॉलीकैप्रोलैक्टोन, जिसको P से पॉली, C कैप्रो और L लैक्टोन कहते हैं। जैसे कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, उसमें यहाँ पे क्या था? OH आ रहा था, सॉरी NH आ रहा था। ठीक है। वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड था। यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। ठीक है। ये 6 कार्बन है। तो ये देखिए CH2 होल 5,
एक ऑक्सीजन ये जुड़ा है, एक कार्बन के साथ ये वाला कार्बन है और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। ये पॉलीकैप्रोइलेक्ट्रॉन, ये आपस में ऐसे बॉन्डेड होते चले जाते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल है, आप देख के इसकी रिएक्शन करिए। ये सारे क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत होते